नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस हफ्ते हम आपको कैबिनेट मंत्री कंवरपाल के साथ खास बातचीत दिखाएंगे। जी हां, जिसमें शिक्षा से जुड़े और उनके पर्यटन और वन मंत्रालय से जुड़े, साथ ही साथ अग्निपथ से जुड़े तमाम मुद्दों पर हमने उनसे खुलकर बात की और कंवरपाल ने भी बेबाक जवाब दिए हैं। देखिए खास बातचीत। पहली जुलाई से गरीब बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। वो राहत ये है कि निजी स्कूलों में जो दाखिला है वो उनके लिए शुरू हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा मसला था इनफैक्ट शिक्षा विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग में या फिर शिक्षा मंत्री के पास जो शिकायतें आ रही थी। दूसरा ये कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो इन तमाम सवालों के साथ कैबिनेट मंत्री शिक्षा और वन एवं पर्यटन मंत्रालय जो संभालते हैं कंवरपाल, वो हमारे साथ हैं। कंवरपाल जी, सबसे पहले तुम उसी की बात करेंगे जो 1 जुलाई से जो होने जा रहा है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं गरीब परिवारों के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। साथ ही जो गरीब परिवारों मतलब जो अभिभावक थे, जो उनकी शिकायतें थी, क्या आपको लगता है कि उससे कहीं ना कहीं दूर होंगी? हाँ, नहीं, उनको पहले के मुकाबले में ज़्यादा लाभ है। ये स्कीम थोड़ा सा बताइए। 134A में जहाँ हम 10% बच्चों का एडमिशन करते थे जी, वहीं जो RT हमने लागू किया अब, तो उसमें हम 25% बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं। तो उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें खर्चा उसका अच्छा देती है। अच्छा, तो वो हमने लागू किया। तो वो जो आपने कहा भी 1 जुलाई से एडमिशन हुए, तो उसमें वो बच्चे अपने नज़दीक का जो भी स्कूल है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल जो भी है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जो उनकी पसंद होगा। हाँ। तो उसमें फिर उसमें एक दूसरी प्रॉब्लम ये आई थी कि जो दूसरी से लेके 12वीं तक के बच्चे हैं, क्योंकि तो एक साल में बढ़ता जाएगा। अब की बार जिसका पहली क्लास में एडमिशन होगा दूसरी में जाएगा, तो काफ़ी लंबा टाइम था। तो उस पर हमने पुनर्विचार किया और हमने कहा कि जो दूसरी से लेके और 12वीं तक के बच्चे हैं उनका भी एडमिशन कराएंगे प्राइवेट में जहाँ चाहेंगे। और उसकी फीस हमने बढ़ाई दी। जहाँ पहले 300 रुपये फीस दे रहे थे पहली से 5वीं तक के लिए, तो हमने बढ़ाया उसको 700 कर दिया। अच्छा। और जहाँ 6ठी से 8वीं तक के लिए हम पहले 500 दे रहे थे, उसको बढ़ा के हमने 900 कर दिया। और जहाँ 9वीं से 12वीं तक के लिए हम पहले कम फीस दे रहे थे, तो अब हमने उसको बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया। अच्छा, तो हम इतनी फीस देंगे। और जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी और अपनी कैपेसिटी भी उन्होंने बता दी कि कितने बच्चों का एडमिशन वो कर सकते हैं। अच्छा, तो वो सारी जानकारी उनको दे दी वो हमने। तो आपको क्या लग रहा है कि जो इतने दिनों से क्या काफ़ी वक्त से ये जो नियम 134A वाला मसला जो चल रहा था और जिसमें निजी स्कूल जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा आपत्तियां दर्ज कर रहे थे, क्या इन चीज़ों से मसला हल होने वाला है आगे? हाँ, निश्चित तौर से इससे काफ़ी समस्याएं होंगी। पहले तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि 134A का विषय चाहे भले एक विपक्षी दल उठा रहे हो, लेकिन जब विपक्षी दलों की सरकार थी उन्हें 134A में एक एडमिशन भी नहीं किया किसी का। 134A हमने 2016 में ही शुरू किया, हमने उसको माना और हमने वो एडमिशन चालू किए। अब RT भी हम ही चालू कर रहे हैं और हमारा मानना ये है कि इसमें हमें ज़्यादा लाभ है, क्योंकि उसमें हम 10% बच्चों का एडमिशन करते थे, इसमें हम 25% का एडमिशन कर सकेंगे। तो 25% लोगों को लाभ उसमें होगा। और जो बच्चे जिनका भी इसमें RT में नहीं बनता था, तो उसके लिए भी हमने एक नियम बनाया कि जिन लोगों की आमदन कम है, 1,80,000 से कम जिनकी आमदन है और जो सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का हम एडमिशन प्राइवेट में जहाँ चाहेंगे। आपको याद होगा कि इसी बात, जैसे आपने कहा कि बीजेपी सरकार ने इसको शुरू किया, लेकिन जहां तक हुड्डा जी की बात है या कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की बात है, वो लगातार इसी नियम 134A को लेकर सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, आपकी कार्य प्रणाली पर उंगली उठा रहे हैं। आपने जो एक बार नियम घोषित किया, फिर वापस लिया, फिर वो जो बार बार आप बदलते रहे, उसको लेकर भी आप पर निशाना कांग्रेस की तरफ से उठाया गया। कभी ना कभी उनका ये कहना है कि आप स्थिर नहीं हैं अपने बात को लेकर। आप कभी ना कभी उनका इंटरव्यू लेने जाएंगे तो जरूर उनसे पूछना कि 2007 में उन्होंने नियम बनाया था। हाँ। लेकिन 2007 से लेकर 2014 तक एडमिशन बताओ कितने किए उन्होंने? किए ही नहीं एक भी एडमिशन। वो तो केवल सवाल ही उठा रहे ना जी, काम तो कुछ भी नहीं किया उसमें। नहीं, लेकिन नियम उन्होंने बनाया, इम्प्लीमेंट किसने किया? हमने 2016 में इसको इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अब जिस व्यक्ति ने जिस सरकार ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, वो आज विपक्ष में है, इसलिए वो कह रहा है कि भाई सरकार नहीं करी। सरकार तो किया हमारी सरकार ने। और हमारी सरकार ने अगर 134 बंद किया तो हमने उससे भी अच्छा ले गया RT जो पूरे देश में चल रहा है, उसको हमने शुरू किया ताकि ज़्यादा बच्चों को लाभ हो।
आपको लगता है कि इससे ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? बिल्कुल होंगे। जब 10 की बजाय 25% बच्चों को एडमिशन हम दिला सके तो स्वाभाविक है कि उससे ज्यादा लाभ होगा। और जो निजी स्कूलों का जो एक मसला था कि कहीं ना कहीं चूंकि सरकार से उनको जो मदद चाहिए, उनका ये कहना है कि उतनी मदद उन्हें नहीं मिल रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस जो 1 जुलाई से शुरू होगा, इससे निजी स्कूल का जो कह सकते हैं कि निजी स्कूलों और सरकार के बीच जो एक मतभेद चल रहा था वो बढ़ेगा नहीं? बिल्कुल, वो तो झगड़ा ही खत्म हो गया ना जी। अब हमने उनसे ही सहमति ली। अच्छा, जो दूसरी से लेके 12वीं तक जो है वो उनकी सहमति से एडमिशन कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके। हमने फीस बढ़ाई, हमने 300 की 700 करी, हमने 500 की बढ़ा के 900 की, फीस हमने जो 700 थी उसकी बढ़ा के 1100 की, तो वो प्रॉफिटेबल है, उनको भी अच्छी लग रही। ठीक है, तो उन्होंने अपनी सहमति दी मतलब कि एडमिशन करें। अब वो झगड़ा नहीं है कि प्राइवेट ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं नहीं, और उसको ये भी लगता कि मेरे साथ कुछ अन्याय गया, वो नहीं है बात। ठीक है, कोर्ट का आदेश तो है कि एडमिशन होने चाहिए, पर लेकिन अब केवल कोर्ट के कारण ही ऐसा नहीं कर रहे, अब सरकार पैसे भी ठीक ठीक दे रही, तो वो हमने सारा उसका चलिए, अच्छी मैं समझता हूँ कि इसमें वो भी खुश हैं। ठीक है, और उनको भी ठीक राशि मिल जाएगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, दोनों काम ठीक है। ठीक होंगे। चूंकि पर्यटन मंत्रालय भी आपके पास है, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी, आप कुछ ही दिन पहले आप लेह लद्दाख के दौरे पर थे, क्या था वो दौरा और उससे क्या कुछ फायदा जो है वो मिलने वाला है? देखिए, वहाँ एक फंक्शन होता है सिंधु दर्शन, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इसकी शुरुआत की थी, और अब डॉक्टर इंद्रेश जी जो है वो उसको चला रहे, और बहुत अच्छा प्रयास है उनका पूरे देश को जोड़ने का। पूरे देश से सारी जगह से लोग इकट्ठे के वहाँ जाते हैं और उसको फंक्शन करते हैं, तो एक उत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है, और पूरे देश के लोगों को जाके इसकी जानकारी मिलती है कि भाई लद्दाख कैसा है, और लद्दाख के लोगों को यहाँ के कल्चर के बारे में पता होता है। तो मैं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था, मुख्य अतिथि था वहाँ पर, तो उसमें भाग लेने के लिए। तो साथ ही मैंने वहाँ पे जो होम स्टे पॉलिसी जिसको मैंने यहाँ पे शुरू किया, तो प्रैक्टिकल वो कैसे काम करती है उसको देखने का मुझे अवसर मिला, और वो बहुत ही अच्छा था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो। जिसमें मैं ठहरा था, जो होम स्टे था जहाँ मैं ठहरा हुआ था, तो हालांकि उसने लीज पे ले रखा वो, लेकिन उसका परिवार भी वहीं रहता है। और जैसे हम 8 लोग वहाँ ठहरे थे, तो 8 लोगों के लिए खाना भी उसी परिवार ने बनाया था, और उनके साथ ही खाया था। और जो कमरे की बुकिंग थी वो 2500 रुपये की थी, तो आप 4 कमरे में 10,000 रुपये उनको मिलेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर उसको सारे को छोड़ दे तो हमारे जो खाने खर्चे पर जो खर्च है सारा, मैं नहीं समझता कि 1000 रुपये ज़्यादा होया होगा, तो 9000 उनको बचे। तो इससे निश्चित तौर से उनकी आमदन बढ़ेगी और वो मजबूत होंगे। और हमें भी इतनी अच्छी फीलिंग होती है जब हम सुबह वहाँ से चलने लगे, वो सारे मिलने आए, हमारे साथ फोटो खिंचवाई, जिस प्रकार से ना, तो उस प्रकार से एक अपनापन सा लगा कि भाई अच्छा है। तो इसलिए उसको तो जानने का हरियाणा में इसको कितना आप सफल माने, मतलब अगर हरियाणा में तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो जाए? हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ हरियाणा में नहीं, इसको तो पूरे देश में बहुत ही जरूरी है। जितना भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे उतना ही हम जो लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। खासकर जैसे जम्मू कश्मीर है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, जैसे और भी जो प्रदेश है उनमें बहुत लाभ रहेगा। हालांकि हमारे पास तो बहुत थोड़ी जगह है, लेकिन हमारा प्रयास है, हमने पॉलिसी भी उसकी बना दी, और अभी तक कुछ लोगों ने हमारे पास रजिस्टर्ड भी कराया अपने आप को। हमारा पूरा प्रयास है कि जैसे मोरनी क्षेत्र है हमारा, कुछ गुड़गांव में हमारे पास ऐसी जगह है, कुछ और भी जगह है, जैसे क्लस्टर भी है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार का एक वो, ताकि आम आदमी को उससे काम मिले, उसकी आमदन बढ़े, और पर्यटक भी इससे बहुत खुश होता है जब वो नजदीक जाता है और देखता है कि क्या कल्चर, उसको भी खुशी होती है और सस्ता भी होता है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कंवरपाल से हमारी ये खास बातचीत जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है, और एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं कंवरपाल के साथ हमारी बातचीत पर, जहां पर अग्निपथ योजना के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन पर कंवरपाल ने खुलकर बात की है। आइए देखें। अब हम थोड़ी सी कैबिनेट की जो कल जो कैबिनेट की अहम बैठक हुई, उसमें 2-3 बड़े अच्छे फैसले हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं अच्छा। एक तो ई व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी मिली है, जिसमें कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 10 लाख रुपए तक की राहत जो है, 10 लाख रुपए तक की राहत जो है वो मिलने वाली है। दूसरा ये बुढ़ापा, बुजुर्ग पेंशन जो है उसको लेकर, इन दोनों चीज़ों को आप समझाइए, क्योंकि बुजुर्ग, आपको याद होगा बुढ़ापा पेंशन को लेकर तो विरोध प्रदर्शन सड़कों तक हुए हैं, और ई व्हीकल पॉलिसी को भी विपक्ष जो है वो पूरी तरह से नकार देता है कि ये पॉलिसी जो है तरीके से पेपर वर्क इस पर किया ही नहीं गया है।
देखिए कुछ आदत बन गई ऐसे, कुछ भी करोगे तो उसकी नहीं, लेकिन आलोचना ही अगर करनी। कोई पूछ रहा है लेकिन विपक्ष आपसे, ई व्हीकल से बड़ा भारी लाभ होने वाला है, जहाँ हमारी तेल की समस्या है, पॉल्यूशन सर की उसके समस्या साथ है, बहुत सारी उसके चीजें हैं साथ जिसको जुड़ी हैं। हाँ तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए हाँ आने वाले टाइम में लोग अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। नहीं सर, मेरा सवाल सुन लीजिए एक मिनट। सिर्फ जैसे अगर मैं आज की डेट में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदूं, सिर्फ खरीदना तो नहीं, उसके बाद उसकी चार्जिंग की समस्या, कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो बीच में कहीं जरूरत पड़ जाए, वो चीजें अभी है नहीं, तो आप भले ही 10 लाख रुपए तक की राहत देखिए दे। वो हाँ उस प्रकार की छूट दी है, अगर कोई प्राइवेट भी करना चाहता है, कहीं भी करना चाहता है, घर पे भी अपने करना चाहता है, तो उसको भी छूट देके वो अच्छा उसको शुरू कर सकता है। आप कहीं भी चार्ज कर सकते हो। और लगभग मैं समझता हूँ कि ये बहुत देर की समस्या है। अभी एक गाड़ी है जो 300 किलोमीटर चल सकती है एक बार चार्ज करने के बाद। तो मुझे पता ही है कि 300 किलोमीटर से मैं 200 किलोमीटर से ज़्यादा का रिस्क लेता ही नहीं, मैं लगभग उतनी दूरी पे चलूँगा। अभी ये बहुत कम ऐसी आएंगी समस्याएं, मतलब बहुत। लेकिन हमने पहले उसकी तैयारी इस प्रकार से भी कर ली कि अगर किसी ने 1000 किलोमीटर भी चलना तो उसके लिए भी साधन कहाँ होगा, कहाँ वो चार्ज होगा, कहाँ कैसे होगा, तो उसकी इसीलिए छूट दी गई। प्राइवेट भी अपने घर में भी कोई इस प्रकार की शुरू करना चाहता है तो उसको भी छूट दी उसमें। और जो पेंशन की बात आपने कही, बुढ़ापा पेंशन की बात कही, तो जो पहले पेंशन थी उसका फार्म भरना था, और जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी पेचीदगी थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार एक बात कही कि जो गरीब आदमी है ना, उसके मुंह में जबान नहीं होती, वो अपनी बात नहीं कर सकता बेचारा। तो उसके लिए जो ये परिवार पहचान पत्र बनाया, तो उसमें मैंने कई स्कीमें ऐसी हैं, चाहे उसके लिए आयुष्मान बनाने की बात है, चाहे पीला कार्ड बनाने की बात है, और उसके साथ ही जो कल बात हुई है पेंशन बनाने की बात, तो हमने उसमें सारी चीज़ें हमारे पास है, हर आदमी के बारे में उसकी पूरी जानकारी, उसकी आमदन की जानकारी हमारे पास है, उसकी उम्र की जानकारी हमारे पास है, सारा कुछ हमारे पास है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्यों ना ये पेंशन ऐसे ही लगे, उसको आना ही ना पड़े हमारे पास। अब जैसे ही उसकी उम्र 60 साल होगी तो सरकार की तरफ से एक अधिकारी का फोन जाएगा, वो उससे पूछेगा कि भाई आपकी उम्र 60 साल है, आप पेंशन लगवाओगे क्या? तो कहेगा जी हाँ लगवाऊंगा। तो हम अपना अधिकारी वहाँ कोई कर्मचारी भेज देंगे, वो कर्मचारी उसके साइन करवाएगा, ले अगले महीने से उसकी पेंशन चालू हो जाएगी। तो ऐसी कई स्कीमें हैं। जैसे वोट बननी है, 18 साल का बच्चा है क्या, अब उसको हमारे कहीं भी ऑफिस में आके फार्म भरने की जरूरत नहीं, 18 साल का होगा तो बस हम उसकी वोट बना देंगे, कोई बात नहीं। अब जैसे कोई गरीब आदमी है, उसका पीला कार्ड बनना हमारे पास है, लिखे है कि उसकी आमदन 1,80,000 से कम है, तो उसका आयुष्मान कार्ड बनाना, उसका पीला कार्ड बनाना हम बनाएंगे, उसके गुरु भेज देंगे, उसको किसी के पास आने की जरूरत नहीं। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है सरकार। और आखिर में अब हम अग्निपथ योजना की बात करेंगे, क्योंकि प्रदेश में मतलब लगातार कल भी जगह जगह प्रदर्शन, अब तो कांग्रेस उतर आई है सड़कों पर। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में रोहतक करनाल, मतलब एक पूरे बेल्ट में कांग्रेस ने जिस तरह से रोष प्रदर्शन किया, और हुड्डा जी ने तो यहां तक कहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तो इस योजना को ही उठा दिया जाएगा, रहेगा ही नहीं। कहाँ आएगी सरकार में? हिंदुस्तान में सरकार आएगी? मतलब उनका मतलब कहीं से भी हो, लेकिन अगर उन्होंने कहा ऐसा तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो प्रदेश के लिए भी कह रहे हैं, हुड्डा अगर कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए कहेंगे कि प्रदेश में नहीं रहेगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है और जिस तरह से विरोध कर रही है, क्या जनता कहीं ना कहीं से भ्रमित हो रही है, या फिर जनता को समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि विरोध प्रदर्शन जो है, खास तौर पर हरियाणा में आपके सामने है कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। नहीं, वो तो आप हमेशा ही कहते हैं। जैसे कृषि बिलों में था, हाँ। आज कृषि बिल पे किसान अपने आप को मानता है कि इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, ठग लिया, में जो चीज हमारे पक्ष में थी इन्होंने विरोध कर दिया उसका और गलत किया। हमने जो बातें कही थी, आज आप उसका सारा परिणाम वैसे ही देख लो, वही हो रहा कि नहीं रहा। आज आप देखो पंजाब में क्या रहा, तो सब उसी दिशा में जा रहा। आज इसमें भी ये जानबूझ के ऐसा कर रहे। अब आप एक बात दो, इसका विशेषज्ञ कौन है? सेना का, जो सेना के जनरल है वो विशेषज्ञ हैं। उन जनरलों ने जब नहीं, दीपेंद्र हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि उनकी अपनी प्रतिबद्धता है सिस्टम को लेके, तो वो खिलाफ बोल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज का विशेषज्ञ कौन है? जो सेना में अधिकारी काम कर रहे हैं वो। ठीक है। उन अधिकारियों ने कोई एक दिन में नहीं, 2-3 साल लगातार उन्होंने इसका पूरा अध्ययन करने के बाद ये स्कीम को लेके, जब कारगिल की लड़ाई हुई, तो कारगिल की लड़ाई के बाद उन्होंने ये कहा कि उम्र घटनी चाहिए, हमें और नौजवान बच्चे चाहिए ताकि वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। ये उनकी है बात, मेरी नहीं, वो कह रही बात। और उन्होंने उस पर विचार करना शुरू करा, और पिछले 2 साल में उन्होंने पूरा टाइम लगाया कि किस प्रकार से ये परिवर्तन, किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और उन्होंने वो योजना बनाया कि सरकार के सामने रखी कि ये एक तरीका है जिससे हम इस समस्या का समाधान, सुन लो मेरी बात, इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। अब ये इनका कहना क्या है, ये लोगों को भ्रमित ये कर रहे हैं कि जो रेगुलर सेना है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने नहीं कहा। जो हमारी सेना है वो सेना वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन उससे ज्यादा बच्चों को हम
मौका देना चाह रहे ठीक है। हम, हमें जरूरत है 25 लोगों की, या आप कह लो 2,500 की जरूरत है, या ये कह लो कि 2.5 लाख की जरूरत है। हमें अगर 2.5 लाख की जरूरत है तो हम 10 लाख लोगों को लेने लग रहे हैं और 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग करने लग रहे हैं। उन 10 लाख में से हम छांट के कुछ ऐसे लोग जो 2.5 लाख रहेंगे, 2.5 लाख तो वैसे के वैसे रहेंगे जिसकी जरूरत है, उसमें तो एक भी कम नहीं किया हमने। वो तो रेगुलर फोर्स वैसे ही रहेगी। लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं लोग बच्चों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? उनको दूसरे बच्चों को ट्रेनिंग करके उनको ट्रेंड कर देंगे। ठीक है। अब मैं मानता हूँ स्वाभाविक बात है, देखिए जो बच्चा 4 साल लगाया क्या है, अब तो टाइम भी उसका बढ़ा दिया, तो 4 साल लगाया क्या है, जो बच्चा जाने के बाद में 11-12 लाख रुपए उसको देने लग रहे और रेगुलर उसको तनख्वाह भी देने लग रहे। जैसे ही बच्चा बाहर आएगा, मान लीजिए वो पढ़ना चाहता है, अब 17.5 साल का 18 साल का बच्चा गया, तो 4 साल में 22 साल का बच्चा गया। आजकल तो शादी भी 25 साल में रही, 22 साल का बच्चा है वो, और उसको हमने 12 लाख रुपए दे दिए, 12 लाख उसके हाथ में। अब वो कहता है मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, वो अच्छी पढ़ाई भी कर सकता है, वैसे पढ़ाई करके। अब दूसरी बात यह है कि जैसे ही वो उसमें ज्वाइन करता है तो उसने +2 किया, +2 के बाद ज्वाइन कर लिया, जैसे ही वो बाहर आया तो ग्रेजुएट हो गया बाहर। तो जो उसके 3 साल यहां लगने थे, तो उसके 4 साल लग के वो 4 साल में नौकरी भी कर ली, ग्रेजुएट भी हो गया और एक अच्छा एक्सपीरियंस ले गया। उसके साथ एक फिटनेस है, उसके साथ एक अनुशासन है। जहां भी वो जाएगा, मैं सरकार में नहीं, जहां वो सरकार में जाएगा, सरकार भी उसको प्राथमिकता देगी। वो कहेगा कि ये अनुशासित व्यक्ति है, ये पहले ट्रेंड व्यक्ति है, इसलिए मुझे रखने में इसमें सुविधा है। प्राइवेट के पास जाएगा, प्राइवेट भी उसका प्रमाण पत्र दे के यही कहेगा कि यार ये ट्रेंड व्यक्ति है, अनुशासित व्यक्ति है, अच्छा काम करेगा, उसको अच्छा मौका मिलेगा। अगर वो बच्चा कहता है कि मैं तो पढ़ना है, तो उसके पास अपने आप पैसे हैं, उसको इसकी बात की जरूरत है। अगर मान लीजिए उसके अभिभावकों के पास इतने, अगर तो हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर अभिभावकों के पास इतने पैसे नहीं है तो उसके पास 12 लाख रुपए हैं, तो उन पैसों को खर्च करके वो अच्छी पढ़ाई भी कर सकता है। तो मैं नहीं समझता, इसमें हर जगह अच्छा है। और दूसरी बात क्या है कि देश के पास ऐसे ट्रेंड लोग होंगे। मान लीजिए कल एक ऐसी इमरजेंसी आती है देश के सामने, और देश के साथ ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए और देश को जरूरत है, तो देश एक कॉल करेगा कि सारे देश से कहेगा कि भाई आप काफी ट्रेंड लोग हैं, हमें अभी सेना में जरूरत है, तो आप जो भी लोग सेवाएं में देना चाहते हैं तो वो कृपया सेना में। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए स्पॉटलाइट हरियाणा के साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है और कमरपाल के साथ बातचीत के शेष अंश जो हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है, हरियाणा सरकार, कि जितने 4 साल का ट्रेनिंग करके जो निकलेंगे और उसके बाद सरकार जो है उनको 100% मतलब नौकरी देगी। दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि जो रखे हुए लोग हैं उनको सरकार निकाल रही है, पहले उनको तो पक्का कर दो, जो वहां से आएंगे उनकी बात बाद में है। आप रखे रखा लोगों को निकाल रहे हो, देखिए जो बेरोजगारी बढ़ा रहे हो। हम नहीं निकाले, हाँ। वो उन्होंने नियम का पालन नहीं किया। जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें किसी नियम का पालन किया। अगर ड्राइंग टीचर निकले तो किसकी वजह से निकले, अगर पीटीआई निकले तो किसकी वजह से निकले, जितने किसकी भी वजह से निकले, उनकी वजह से निकले, क्योंकि उन्होंने नियम ही नहीं पालन किया। अब जिस नियम का पालन होना चाहिए था उस नियम का पालन किया ही नहीं उन्होंने, तो इसकी वजह से निकले। अब हमारे टाइम में भर्ती रही, कोई निकाल के देखा तो एक आदमी, वो एक भी निकलेगा, क्योंकि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। अब जब इस प्रकार से चूंकि पिछली सरकारों में रखे थे, बिल्कुल किसी नियम को फॉलो नहीं किया, जो जी में आया वो कर दिया। उसके बाद लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने आदेश दिया कि आपकी भर्ती सही नहीं है और इनवैलिड कर दी, तो कोर्ट ने कर दी। हमने किसी को निकाला तो कोर्ट ने निकाला, और यहाँ से नहीं सुप्रीम कोर्ट से हार के आए। अब वो सारी गलती उनकी थी। अगर वो सही तरीके से भर्ती करते तो मेरी समझ में आज इतने बड़े बच्चे, अब उनके साथ उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। अब वो कहीं की स्थिति नहीं रही। हालांकि हमारा तो प्रयास ये भी है कि चाहे किसी भी तरीके से उनको रखे, मतलब कोई ना कोई रोजगार दें उनको। आपके कहने का मतलब जो निकाले गए हैं वो बेसिकली कांग्रेस की गलती, बिल्कुल उसके लिए 100% कांग्रेस। मैं ये सवाल उनसे भी पूछूं। हाँ, बिल्कुल 100% कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। वो अपने आप को कहे हमने रोजगार दिया, रोजगार नहीं, उन्होंने बेचारों के साथ धोखा कर दिया उनके साथ। लेकिन हमारी सरकार ने फिर भी प्रयास किया, चाहे उनके कॉन्ट्रैक्ट पे रखे, किसी तरीके से भी रखने का हमारा प्रयास है। तो हमारी कोशिश है कि उनकी उम्र काफ़ी है, किसी न किसी तरीके से उनके जो ज्ञान है, जो उन्होंने अर्जित किया, इतने टाइम में अनुभव किया, हम उसका लाभ उठाएं। लेकिन वो अगर कोर्ट में कहीं रोकेगा तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा प्रयास है कि कुछ ना कुछ का लाभ हम उठाएं। जैसे पीटीआई के लिए भी हम प्रयास करें, ड्राइंग के लिए भी हमने कर दिया, ड्राइंग में तो काफ़ी ज्वाइन भी करा दिया हमने। तो पीटीआई का मामला भी कोर्ट में है, अगर कोर्ट में परमिशन देगा तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ उनके लिए भी करने की हमारा विचार। तो ये थे कैबिनेट मंत्री कमरपाल, जिन्होंने शिक्षा, वन एवं पर्यावरण संप्रदाय से लेकर अग्निपथ योजना तक, यानी तमाम जो पीटीसी न्यूज के सवाल थे उनका बखूबी जवाब दिया। और हमें उम्मीद है कहीं ना कहीं जो हमारे मन में सवाल थे, जो संशय थे, उनका जवाब हमें मिल गया होगा। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़।
स्पॉटलाइट हरियाणा में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल के साथ हमारी खास बातचीत इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्स या एक खास मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।